नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे चीन के संविधान में मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। सन 1954 के संविधान के अंतर्गत जनवादी चीन के संविधान निर्माताओं ने महत्वपूर्ण अधिकार तथा कर्तव्यों के प्रावधान किए थे। 1982 के संविधान द्वारा उन अधिकारों को और अधिक विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया गया है। 1982 के संविधान में नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक पृथक अध्याय अनुच्छेद 33 से 56 तक रखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की एक अद्भुत सूची है। पायोनियर के अनुसार चीनी अधिकार पत्र इतिहास के सर्वाधिक असाधारण अधिकार पत्रों में से एक है। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं अथवा उसके विशिष्ट लक्षण। 1982 के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का सुंदर सामंजस्य। 1982 के संविधान में इस धारणा को पुष्ट किया गया है कि राजनीतिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की अपेक्षा द्वितीय स्तर में नहीं रखे जा सकते हैं। सेकंड, सर्वव्यापक अधिकार। चीनी अधिकार पत्र सर्वव्यापक है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारों की यह सर्वव्यापकता पूंजीवादी राज्यों के संविधानों में प्रदत्त अधिकारों को देखते हुए चीनी अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। थर्ड, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख। चीन के संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं और चीनी नागरिक के कर्तव्य अधिकारों के साथ समायोजित किए गए हैं। फोर्थ, प्राकृतिक अधिकारों की अस्वीकृति। चीन के संविधान में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। चीनी मान्यता है कि समस्त अधिकार साम्यवादी सिद्धांतों अनुसार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के फल है, जिनका उपभोग प्रत्येक नागरिक समाजवादी समाज के विकास और उन्नयन के लिए करता है। अब हम देखेंगे चीनी संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। जनवादी चीन के 1982 के नए संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 33 के अनुसार चीन के सभी नागरिक विधि के समान समक्ष समान है। इस अधिकार का अर्थ यह है कि नागरिकों की स्थिति, उनकी संपत्ति के आकार, वंश, सामाजिक स्थिति, नस्ल या जाति, स्त्री पुरुष, शिक्षा, भाषा, धर्म के प्रति रुख, पेशे के प्रकार या स्वरूप, निवास या अन्य बातों पर निर्भर नहीं होती है। सेकंड, चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 34 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक स्त्री पुरुष को चीन के संविधान के अंतर्गत किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार है। थर्ड, भाषण, पत्राचार, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 35 के अनुसार संविधान ने सभी नागरिकों को भाषण देने, पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रेस, संगठन एवं प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। फोर्थ, धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 36 के अनुसार चीनी नागरिकों के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य का कोई भी संगठन किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करेगा।
फिफ्थ, व्यक्ति की निरापत्ता की गारंटी। 1982 के संविधान में नागरिकों को अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा में अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह है व्यक्ति की निरापत्ता की गारंटी, आवास की अनुलग्नीयता, पत्र व्यवहार की गोपनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अभियुक्त द्वारा न्यायालय में प्रतिवाद का अधिकार। व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति में 3 नए अधिकार शामिल किए गए हैं: सम्मान और प्रतिष्ठा का, व्यक्तिगत जीवन की तथा विवाह एवं परिवार की रक्षा का अधिकार। साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटियों सुदृढ़ की गई है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय अथवा सार्वजनिक सुरक्षा भंग की स्वीकृति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है वो है आलोचना का अधिकार। अनुच्छेद 41 के अनुसार चीन में प्रत्येक नागरिक को राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में सुधार लाने का प्रस्ताव पेश करने और उनके कार्यों की खामियों की आलोचना करने का अधिकार है। नेक्स्ट है काम करने या रोजगार पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अनुसार चीन के नागरिकों को काम पाने का अधिकार है। साथ ही काम करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य माना गया है। राज्य रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करेगा और काम करने की स्थितियों में सुधार करेगा। राज्य नागरिकों के समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट, अवकाश और विश्राम करने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के अनुसार चीन के नागरिकों को विश्राम और अवकाश पाने का अधिकार है। राज्य श्रमिकों के काम के घंटों का निर्धारण करेगा तथा संवैधानिक अवकाश, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट, वृद्धावस्था एवं शारीरिक अयोग्यता में भरण पोषण। अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह वृद्धावस्था, बीमारी व अपाहिज होने की दशा में अर्थात काम करने के लिए अयोग्य हो जाने की दशा में राज्य से निर्वाह व्यय प्राप्त करे। नेक्स्ट, शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 46 नागरिकों का यह कर्तव्य तथा अधिकार है कि वे शिक्षा प्राप्त करें। सभी प्रकार की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। राज्य का दायित्व है कि बच्चों और नवयुवकों के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास का समुचित प्रबंध करे। नेक्स्ट, वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक कार्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों को वैज्ञानिक शोध, साहित्यिक और कलात्मक कार्य की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता वैज्ञानिक शोध के विस्तार, आविष्कारों और नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहन तथा साहित्य और कलाओं के विकास द्वारा सुनिश्चित है। नेक्स्ट, स्त्रियों के अधिकार। अनुच्छेद 48 के अनुसार स्त्रियों को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं जीवन के अन्य समस्त क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 49 के अनुसार वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व एवं शिशुओं के राज्य द्वारा संरक्षण का प्रावधान है। वैवाहिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन की मनाही है। स्त्रियों और शिशुओं के साथ दुर्व्यवहार की मनाही है। नेक्स्ट, विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 के अनुसार चीन का जनवादी गणराज्य विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के हितों का संरक्षण करता है तथा विदेशों से लौटने वाले चीनियों के कानूनी अधिकारों की गारंटी देता है। 14 मार्च 2004 को संविधान में संशोधन द्वारा निजी संपत्ति एवं मानव अधिकारों के संरक्षण संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं। अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य। अधिकार की पहली शर्त है कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। चीनी संविधान के द्वारा निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, अनुच्छेद 52 के अनुसार नागरिकों को यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखें।
सेकंड, अनुच्छेद 53 के अनुसार चीन के नागरिकों का यह दायित्व है कि वे देश के संविधान और कानूनों का पालन करें। थर्ड, अनुच्छेद 54 के अनुसार मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। फोर्थ, अनुच्छेद 55 के अनुसार नागरिक का यह कर्तव्य है कि मातृभूमि पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करे, नागरिक प्रसन्नता पूर्वक सैनिक सेवा में सम्मिलित हो तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि करे। फिफ्थ, अनुच्छेद 56 के अनुसार चीन के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह नियमानुसार करों का भुगतान करे। अनुच्छेद 42 के अनुसार काम का अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 46 के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना अधिकार होने के साथ साथ कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 49 के अनुसार परिवार नियोजन को व्यवहार में लाने की पति पत्नी का कर्तव्य माना गया है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। नए संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित धाराओं को काफी सुधारा गया है। इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो इस प्रकार है। फर्स्ट, अधिकारों तथा कर्तव्यों की सूची विस्तृत है। सेकंड, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। थर्ड, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। और फोर्थ, अधिकारों को कर्तव्य की अग्नि में तपाकर स्वर्ण बनाया गया है। किंतु इसके साथ साथ अधिकारों में कुछ है वो कमियां भी है, जिसके आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। यह कहा जाता है कि जनवादी चीन में मूलभूत अधिकारों का चार्टर मात्र दिखावा है, जबकि पश्चिमी देशों में अधिकार वास्तविक है। पिछले कुछ वर्षों से चीन पर बराबर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां मानव अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है, सरकार विरोधी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, विचार स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है तथा तिब्बत के धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि ये अधिकार कागजी अधिकार है। एकदलीय व्यवस्था एवं सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के कारण इन अधिकारों का यथार्थ मूल्य कुछ भी नहीं है। यथार्थ में इन अधिकारों का क्रियान्वयन साम्यवादी दल की कृपा पर छोड़ दिया गया है। संवैधानिक उपचारों की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए चीन के संविधान के द्वारा अधिकारों का है वो प्रचार ज़्यादा किया गया है, जबकि अधिकारों का हनन है वो ज़्यादा होता है। धन्यवाद।